नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ये काफ़ी आवश्यक होता है ये सारी चीज़ों को फॉलो करना। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। वो केवल एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो थोड़ा बहुत उनको याद रहता है वो एग्जाम में लेकर के जाते हैं। जब तक हम एग्जाम हॉल का प्रिपरेशन अपने स्टडी हॉल में नहीं करेंगे तब तक दोस्तों हम एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और वो सारी चीजें यहाँ पर कराई जाती हैं, पहले थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फिर एमसीक्यूज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फिर वन लाइनर में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और अगर आप लोग ये सारी चीजें हमारे साथ पढ़ रहे होंगे रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक हम लोगों ने इसी तरीके से हर चैप्टर पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग भाग 5 तक पढ़ लिए थे, भाग 6 का हम लोग राज्यपाल पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की कुछ शक्तियां, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे। भाग 6 क्या है, राज्यपाल अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, 55, 56, 57, 58 और राष्ट्रपति से लिंक करते हुए पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, 162। अब हम लोगों की आज की बारी है राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों में स्पेशली हम लोग क्षमादान की शक्तियां, कार्यपालिकाई शक्तियां, राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विवेकी शक्तियां और राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज। और इन सब चीजों में लगभग हम लोगों का आधा जो है भाग 6 समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और क्षमादान की शक्तियां, इन सब चीजों को कैटेगराइजेशन करने का मेन मकसद ये है कि भाग 6 बहुत बड़ा है और चीजें हमको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षमादान की शक्तियां। हालांकि कल थोड़ा सा पढ़े थे क्षमादान की शक्तियों में। क्षमादान की शक्तियां हमारे संविधान के अनुच्छेद 161 में है। क्षमादान की शक्तियां जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति को जितनी मात्रा में प्राप्त है उतनी ही मात्रा में राज्यपाल को भी प्राप्त है, 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां। लेकिन जिस प्रकार से गुणात्मक रूप से जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है वो शक्तियां राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज देखेंगे। क्षमादान की शक्ति में पहला क्षमा है, दूसरा लघुकरण है, तीसरा परिहार, चौथा विराम, 5वां निलंबन, ठीक है। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में, उसमें हम लोग पढ़े थे। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में है। 72 में कितना जोड़ देंगे, 89 जोड़ देंगे तो 161 आ जाएगा, मतलब 89 जुड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहां पर ये ध्यान देना है। और कल कितना बताए थे, 89 जुड़ता है, 90 जुड़ता है, ठीक है। ये दो चीजें अभी हम लोगों को ध्यान में रखनी है, 89 और 90 जुड़ता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि भाग 5 और भाग 6 दोनों को रिलेटेड है। जो क्रम से वहां है वो क्रम से यहां भी है, तो वो वाला क्रम, संघ वाला क्रम याद रहेगा तो ये भी क्रम लगभग याद हो जाएगा। और उन दोनों के क्रम में कुछ खास अंतर है, 89 का, 90 का, 99 का, ऐसे अंतर है दोस्तों, ठीक है। वो सब चीजें हम लोग कल भी देखें, आज भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल को ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है ये हम लोग देखते हैं। जैसे पहला अंतर यही है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को केवल लघुकरण कर सकता है। लघुकरण मतलब मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसकी सजा को कम कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज हम कह सकते हैं। दूसरा है राज्यपाल राज्य विधि के अधीन किए गए अपराध में क्षमादान देता है। मतलब राज्य विधि के अधीन, मतलब जो राज्य विधि बनाए रहेगा। राज्य विधि किन विषयों पर बनाता है, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर, ठीक है। तो हम यहां से ये देख सकते हैं राज्यपाल राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर के संबंध में किए गए अपराध के संबंध में राज्यपाल क्षमादान देता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और राष्ट्रपति संघ विधि के विरुद्ध किए गए अपराध में क्षमादान देता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी। मतलब राज्यपाल राज्य जो विधि बनाएगी उसके अकॉर्डिंग क्षमादान देगा और राष्ट्रपति संघ जो विधि बनाएगी उसके अकॉर्डिंग क्षमादान देगा, ठीक। तीसरा है राज्यपाल सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्षमादान नहीं दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी क्षमादान दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान में देनी है। ये हो गई राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्ति।
राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 क्या है? राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। देखिए कल भी पढ़े थे और आज ही पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई ऐसे ही होती है कि रिवीजन भी होता रहे, ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ा जाता है कि कल वाला भी आज वाला भी हम लोगों को रिवाइज होती रहे, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और अपने उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होती है। और यही चीज हम संघ के संबंध में अनुच्छेद 53 में पढ़ते हैं। 53 में क्या पढ़ते हैं कि संघ की कार्यपालिकाई शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। 101 का अंतर आ जाता है, 154 और 53 में 101 का अंतर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियों का विस्तार है। कहने का मतलब ये कार्यपालिकाई शक्तियों का विस्तार, राज्य किन किन विषयों पर कानून बना सकता है। तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियों का विस्तार कहां तक होगा? जिन जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति होगी, है कि नहीं। जहां जहां राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार होगा। कहां कहां विधि बनाने का अधिकार होगा राज्य विधानमंडल को? राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी, अनुच्छेद 162 में ये है। अब हमको देखना अनुच्छेद 163 में हम लोग ये देखते हैं राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। विवेकाधीन शक्तियों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है, लेकिन अभी अनुच्छेद 154 में हम लोग पढ़े हैं कि अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम करता है। मतलब अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होती है अधीनस्थ अधिकारी। तो यहां पर यह कहा गया है कि विवेकाधीन कार्य करने को छोड़कर, मतलब विवेकानुसार कार्य करने के अतिरिक्त राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक। ये चीज यहां से समझनी। 163 में क्या है? विवेकानुसार कार्य करने के अतिरिक्त अगर राज्यपाल कोई कार्य करता है तो उसको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ठीक। 154 में क्या था? राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक है। 154 को जब 163 से अगर जोड़ें तो विवेकानुसार कार्य करने के अतिरिक्त राज्यपाल मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब मंत्रियों ने राज्यपाल को कुछ सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को कुछ सलाह दी, तो उस सलाह को, जो भी सलाह दी जाती है, चाहे संघ की मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को, चाहे राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को, उसको किसी भी न्यायालय में जांच के अधीन नहीं लाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। मतलब मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी या संघ के मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, उसकी जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती है दोस्तों। देख रहे हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक तरीके से पढ़ा जा रहा है, ठीक। वहां पर भी पढ़े थे, यहां पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिवीजन होता है, इस तरीके से पढ़ेंगे, पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 163। अब देखते हैं अनुच्छेद 166। 166 में है राज्य सरकार के कार्य का संचालन। राज्य सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 166 में है। केंद्र सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 था। 77 में जब हम कितना जोड़ देते हैं? 89 जोड़ देते हैं। 9 7 16 8 7 15 1 16 166 है। मतलब एक साथ उधर के कार्य संचालन है, इधर का 1 6 राज्य के कार्य का संचालन है दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है और 89 का अंतर है। अब राज्य सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है, मतलब राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिकाई कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? राज्यपाल के नाम से की जाती है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे संघ का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसीलिए राज्य की समस्त कार्यपालिकाई कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाती है, ठीक है। इसीलिए कार्य का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाता है राज्य के। और राज्यपाल मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाते हैं। यहां बहुत गौर करने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य का आवंटन करता है। मंत्री किसके होते हैं? गलत बात हो जाएगा ये। मंत्री किसके होते हैं? मंत्री तो प्रधानमंत्री के होंगे या मंत्री मुख्यमंत्री के होंगे। मंत्रियों में काम कौन देगा? या तो प्रधानमंत्री काम देंगे या तो मुख्यमंत्री काम देंगे, है कि नहीं। संघ के मंत्री को प्रधानमंत्री काम देंगे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, है कि नहीं। और राज्य के मंत्रियों को मुख्यमंत्री काम देंगे, तुम ये करो, तुम ये करो। मतलब उनके विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। लेकिन विभागों के बंटवारे से संबंधित नियम कौन बनाता है? नियम राज्यपाल यहां बनाता है और केंद्र में नियम राष्ट्रपति बनाता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गई राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्ति, अनुच्छेद 154,
अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 166। आपको ये अनुच्छेद भी याद हो गए होंगे दोस्तों, अगर थोड़ा सा एक दो बार आप रिवीजन और करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां। राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां और राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्तियां लगभग मिलती जुलती हैं। कैसे? राज्यपाल के नाम से राज्य का शासन चलाया जाता है, कि मतलब वही है, राज्यपाल के नाम से राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्य सरकार की जैसे समस्त कार्यपालिकाई कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है, वैसे ही राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलाया जाता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। हम लोग उधर पढ़े थे संघ में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त अनुच्छेद 75 के तहत करता है। और इसी में अगर हम लोग 89 जोड़ देते हैं, 9, 5, 14, 8, 7, 15, 1, 16, 164, तो राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करता है, जैसे केंद्र में था। ठीक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करता था। यहां भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और वहां पर भी मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी थे, यहां भी मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है दोस्तों। ये मत सोचिए हम फर्जी जो है टाइम बढ़ा रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति भी खींच रहे हैं इसी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से पता भी नहीं चलता, रिवीजन हो जाता है, और इस तरीके से कंफ्यूजन दूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस तरीके से पढ़ने से दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्जी हो रहा है। वह प्रांतीय स्तर के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्त करता है और पदमुक्त करता है। मतलब अब प्रांत के जो पदाधिकारी होंगे उनको पदमुक्त कौन करता है? राज्यपाल। और नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी यह राज्यपाल ना तो नियुक्त करता है ना ही पदमुक्त करता है। उनकी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम लोग जब अभी सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे देखे थे कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, और पदमुक्त असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर संसद के द्वारा, संसद इनको पदमुक्त कर सकती है। तो इनमें राज्यपाल नहीं आता है। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो करता है परंतु पदमुक्त नहीं करता है। पदमुक्त कौन करता है? इनको पदमुक्त राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त नहीं करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हम लोगों का राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां। अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें 1/4 भाग 6 खत्म होगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे इसमें देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां, मतलब विधानमंडल से संबंधित राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं ये देखते हैं। तो राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। जैसे विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? जहां पर 2 परिषदीय होगी विधानमंडल, वहां पर विधानमंडल के 3 अंग होंगे। कौन कौन से? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में है राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत किसमें करता है? विधान परिषद में। इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 171 के तहत दोस्तों। ठीक है, और किन आधारों पर मनोनयन करता है? 5 आधारों पर मनोनयन करता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब राष्ट्रपति, हम लोग पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है 4 आधार पर। कौन कौन से? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता उसमें नहीं था दोस्तों। लेकिन राज्यपाल के पास यहां पर एक अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है सहकारिता का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च सदन में मनोनयन के संबंध में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से कम अधिकार क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के पास की तुलना में राज्यपाल के पास अधिक अधिकार क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है हम लोगों को यहां पर। ठीक, अनुच्छेद 174 ध्यान देना है। 174 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल सत्र को आहूत करता है, सत्र का सत्रावसान और सत्र का विघटन करता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े थे अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र का आवाहन, सत्रावसान और विघटन कर सकता था। और 85 में अगर हम लोग 89 जोड़ देते हैं, 9, 5, 14, 8, 8, 16, 17 आ जाता है राज्यपाल के सत्रावसान, आवाहन और विघटन दोस्तों। मतलब 89 आ रहा है जोड़ने पर। ठीक, ध्यान देना है। 89, 90 और मतलब 99 ये सब चीजें आती रहेंगी दोस्तों। बस इतने ही हैं, 2 ही 3 आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे ज्यादा याद भी नहीं रखना है। ठीक, अब अनुच्छेद 175 आ जाता है।
अनुच्छेद 175 में कहा जाता है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार। मतलब सदन मतलब चाहे एक सदन में, सदनों का मतलब चाहे दोनों सदन में, मतलब चाहे विधानमंडल को अभिभाषित करने का या उनको किसी प्रकार का संदेश भेजा जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। यह अनुच्छेद 175 में कहा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है अनुच्छेद 176 में विशेष अभिभाषण। यह अनुच्छेद 86 में आ जाता है राष्ट्रपति के संबंध में 75 वाला, और यह अनुच्छेद 87 में आ जाता है। देखिए 85, 86, 87, 74, 75, 76 एक साथ आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 176 में विशेष अभिभाषण दिया गया है। विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का भी और राज्यपाल का भी दोनों का एक समान है, दोनों दो अवसरों पर करते हैं। कब? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के बाद, मतलब प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र। प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र मतलब प्रथम सत्र कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र अमूमन होता है जनवरी फरवरी में होता है। ठीक है, फरवरी के प्रथम दिन से, प्रथम दिवस से शुरू हो जाता है। ठीक, प्रथम कार्यवाही दिवस से शुरू हो जाता है प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र। ठीक, तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल विशेष अभिभाषण देते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। और निर्वाचन के पश्चात लोकसभा का पहला सत्र, यहां दोस्तों लोकसभा नहीं होगा, यहां विधानसभा होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है, लोकसभा गलत हो गया है। ठीक, ध्यान दीजिए। निर्वाचन के पश्चात विधानसभा का पहला सत्र, विधानसभा का पहला सत्र यहां पर हो गया और राष्ट्रपति के संबंध में लोकसभा का पहला सत्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ये चीजें। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 200, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। हालांकि ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम लोग आज पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, इसके बारे में एक स्पेशल क्लास ली है कि राष्ट्रपति की राज्य विधायिका के संबंध में वीटो की शक्तियां। ठीक है, ये चीज आप जाके देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अनुच्छेद 200 में देखते हैं विधेयकों पर अनुमति देने के संदर्भ में राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां होती हैं। अब जैसे राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पास होता है, विधेयक पास होकर के किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास केवल 3 विकल्प होते हैं, राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक विधायिका से पास होकर के जाता है तो दोनों उस पर अनुमति दे सकते हैं या दोनों उस पर अनुमति रोक सकते हैं या दोनों उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल राज्यपाल ही उसको राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है। मतलब यहां पर राज्यपाल को एक शक्ति राष्ट्रपति से अधिक प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त हैं तो राज्यपाल को 4 शक्तियां हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब कोई विधेयक अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं तो किस प्रकार का विधेयक होता है? अगर राज्यपाल को लगता है कि यह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा है तो उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आरक्षित कर लिया राज्यपाल ने। अनुच्छेद 200 में आरक्षण है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने के संदर्भ में बात की गई है। लेकिन अनुमति देने के बाद अनुच्छेद 201 में आ जाता है अगर राष्ट्रपति को विचाराधीन रख दिया जाता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ रख दिया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर क्या क्या काम करता है, ये अनुच्छेद 201 में आ जाता है। मतलब अनुच्छेद 200 में राज्यपाल आरक्षित करते हैं या राज्यपाल अनुमति देते हैं या राज्यपाल अनुमति रोक लेते हैं या राज्यपाल जो है पुनर्विचार के लिए लौटा लेते हैं। राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 201 में है अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करते हैं फिर राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं भाई, ये बात की गई है अनुच्छेद 201 में। यहां से हमको अंतर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 201। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास यहां भी 3 विकल्प है। कौन कौन से? अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है और वहां पर पुनर्विचार के लिए केंद्र में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजता था, यहां पर वो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं अगर धन विधेयक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब राष्ट्रपति के पास आया कोई आरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति या तो अनुमति दे देंगे, अनुमति रोक लेंगे या पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देश दे देंगे। अब राज्यपाल के पास निर्देश गया पुनर्विचार के लिए, राज्यपाल उसको राज्य विधायिका के पास भेजे। अब राज्य विधायिका उस पर क्या करती है? राज्य विधायिका या तो उस पर संशोधन करती है, राज्य विधायिका या तो उस पर संशोधन करती है या संशोधन के बिना उसको पुनः भेजती है। उसको 6 माह के भीतर या तो संशोधन करके या संशोधन के बिना पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे केंद्र में
अगर मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन यहां राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य से संबंधित मैटर है दोस्तों, है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है। राज्य से संबंधित मैटर में अगर पुनर्विचार के पश्चात राज्य विधायिका पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति की वीटो को समाप्त नहीं कर सकती है। राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को समाप्त नहीं कर सकते, यह ध्यान देना है। और यह भी ध्यान देना है, संविधान में यह समय सीमा भी नहीं दी गई है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय देंगे। मतलब मान लीजिए कोई विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए गया था, अब राष्ट्रपति उसको अपने पास रखे, मतलब जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर यही लिखा है, मतलब अतः राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब रख लिए हैं। और जेबी वीटो अनुच्छेद 74(1) से ही निकल करके आता है। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उसको अपने पास रखे हैं, ना तो निर्णय दे रहे हैं, ना तो हाँ कर रहे हैं, ना तो ना कर रहे हैं, कह रहे हैं बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं राज्य विधायिका के संदर्भ में। ठीक, तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति पूर्णतः बरकरार, और राष्ट्रपति राज्य विधायिका के पुनर्विचार के पश्चात उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं वीटो की शक्ति। वीटो की शक्ति मतलब राज्यपाल की वीटो शक्ति राष्ट्रपति के समान है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा जाके जरूर देखिएगा राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। इसमें निरपेक्ष वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, जेबी वीटो है। हालांकि निरपेक्ष वीटो एक विशेषित वीटो होता है 4 प्रकार के, लेकिन भारत में भारतीय संवैधानिक प्रणाली में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल 3 प्रकार की वीटो प्राप्त है, निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 213। ये सब राज्यपाल की विधायी शक्तियां ही चल रही है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ जाती है, इसमें 90 जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सेम वही प्रोसेस है जो राष्ट्रपति का है। ठीक है, नहीं देखें राष्ट्रपति जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात, जो अंतर है वो बता दिए हैं। राज्यपाल अध्यादेश राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर जारी कर सकते, क्योंकि राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार वहीं तक है जहां पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है, और राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। तो और जो है अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने और 6 सप्ताह होती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देख लेते हैं राज्यपाल की विवेकी शक्तियां। राज्यपाल विवेकाधीन कार्य करते हैं। अभी ऊपर देखे थे कि अनुच्छेद 163 के तहत विवेकाधीन कार्यों को छोड़ करके राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो वही विवेकाधीन कार्य राज्यपाल की विवेकी शक्तियां क्या क्या हैं, ये चीज देखते हैं। तो अनुच्छेद 163(1), अनुच्छेद 163(2) में आ जाता है राज्यपाल की विवेकी शक्ति। अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है? विवेकाधीन कार्य के अतिरिक्त, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी आज भी पढ़े थे, कल भी पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, विवेकाधीन कार्य करने के अतिरिक्त राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अनुच्छेद 163 में 2 में क्या कहा गया है? कोई विषय, अच्छा 163(1) में कहा गया विवेकाधीन कार्य करने के अतिरिक्त राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। अब विवेकाधीन कार्य कौन होंगे? ठीक है, वही इसमें बताया गया है कि कोई विषय स्व विवेक की शक्ति के अंतर्गत आता है कि नहीं, इसका निर्णय भी राज्यपाल करते हैं दोस्तों। कि ये विषय हमारे स्व विवेक के अंतर्गत आता है कि नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल करते हैं। और इस संबंध में राज्यपाल कह दिए हमारी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है, तो वो निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। लेकिन अब इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग को रोकने के लिए उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को लागू किया गया है। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन इस पर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने न्यायिक पुनर्विलोकन और निर्णयों के पुनर्विलोकन का अंतर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते या कंफ्यूजन है, तो जाके पिछली क्लास हमारी जरूर देखिएगा, कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। इस चीज को हमने सर्वोच्च न्यायालय के भाग में बताया है दोस्तों। ठीक है, जाके जरूर विजिट करिएगा वहां पर। और इसको राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आती हैं, एसआर बोम्मई केस में कहा गया था दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब
कुछ परंपरा के अनुसार राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियों के अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत हम लोग देखते होंगे, अरे ये तो अनुच्छेद 356 है, संविधान में है, तो विवेकाधीन शक्तियां कैसे हो गई राज्यपाल की, है कि नहीं। तो ये देखते हैं अनुच्छेद 356 के तहत तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का बात की गई है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रपति शासन को लगाने की सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है। और यहां पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां आ जाती हैं। राज्यपाल को लगता है कि अगर राज्य का तंत्र संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, उसके विवेक के अनुसार, तो वो राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देते हैं। यहां पर राज्यपाल की विवेक की शक्ति आ जाती है। और राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करते हैं और प्रांतीय मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू है और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है। तो राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर के निर्णय राज्यपाल उस समय लेते हैं, ठीक। अनुच्छेद 200 अभी ऊपर देख चुके कि कोई विषय राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित रखना है कि नहीं रखना है, यह राज्यपाल के ऊपर है। राज्यपाल को लग गया कि यह विषय है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहा है, तो कर दिए। ये तो उनका विवेक है ना कि उनको ऐसा लग रहा है, पता चला राज्य विधानमंडल की शक्तियों को कम करने की बात की जा रही है, या किसी और व्यक्ति की या किसी और संस्था की शक्तियों की कम करने की बात की जा रही है। राज्यपाल को लग रहा है कि लगता है जो है उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने की बात की जा रही है, तो पता चला कह दिया आरक्षित रख लिया उसको राष्ट्रपति के लिए, है कि नहीं। तो यहां पर उनका स्वविवेक का काम करेगा। अच्छा, अगर ऐसा गलत लगता है तो विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायिक पुनर्विलोकन भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऊपर न्यायिक पुनर्विलोकन की भी व्यवस्था की है सार्वभौमिक केस में, ठीक, ध्यान रखना है। ये हो गया। चुनाव में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो, मतलब त्रिशंकु विधानसभा का गठन हो रहा हो, तो उस समय दोस्तों स्पष्ट बहुमत अगर नहीं प्राप्त होता है तो उस समय मुख्य स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का राज्यपाल की विवेकी शक्तियां, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, इसको समझिएगा दोस्तों। इस तरीके का नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केट में दोस्तों, ठीक है, किसी के भी पास इतना कैटेगराइजेशन करके नहीं मिलेगा आपको नोट्स, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां दोस्तों कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आज का आखिरी है ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। कल हम लोग पढ़ेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद दोस्तों, ठीक है। अब जैसे आज भी मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ पढ़े, कल भी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़े थे कुछ, तो आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से रिवीजन होता है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ाई होती है, ठीक है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, अब जैसे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या थी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत क्या था, वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में प्रस्तुत करवाता था। तो ऐसे ही 112 में 90 घटा देंगे तो 202 आ जाता है। अनुच्छेद 202 के तहत दोस्तों राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य बजट को विधानमंडल में राज्यपाल जो है विधानमंडल में रखवाता है, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग पढ़े थे उधर, अच्छा, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 113 अनुदान की मांग, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 115 अनुपूरक अनुदान, लेखानुदान, ये सब है। तो ये सब राज्य के भी संदर्भ में है। और यहां से दोस्तों ये अनुच्छेद 114 मतलब इधर 204 से आप लोग पढ़िएगा, क्यों, मतलब आप लोग जाके हमारा पुराना जो है जो अनुपूरक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, पूरक अनुदान क्या क्या होता है सब बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है, जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। जब हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, सेम चीज है, एकदम सेम चीज है भाई। लेखानुदान क्या होता है, लेखानुदान यहाँ भी है वहां भी है लेखानुदान, है कि नहीं, विनियोग विधेयक यहाँ भी है वहां भी वही चीज है सेम, ठीक, तो वो चीज है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 203 के तहत, अनुच्छेद 203 में है अनुदान की मांग, जैसे उधर अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग है, इधर अनुच्छेद 203 में राज्य के संबंध में अनुदान की मांग है। और अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत होगी, जैसे उधर अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत होती थी, ठीक है, ध्यान देना है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के संरक्षण में होती है, ऐसे ही केंद्र की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के संरक्षण में होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां, राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्तियां और राज्यपाल की दोस्तों क्षमादान की शक्तियां। इतनी तरीके की शक्तियां हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राष्ट्रपति का भी हम लोगों ने रिवाइज किया, संघ का भी रिवाइज किया, यहाँ पर राज्य का भी रिवाइज किया दोस्तों। मतलब आज की क्लास में हम लोगों ने भाग 5 भी और भाग 6 भी दोनों पढ़ा है अच्छा खासा, ठीक है। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।